Good morning, dear students of BSc Part First. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज शुक्राणु जनन हमने शुरू किया था और आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था कि शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके होते हैं और वो 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, ये 3 प्रावस्थाएं इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं तीनों स्टेजेस को, तीनों फेजेस को आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो पहली स्टेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई होता है। और कौन मल्टीप्लाई होता है? इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो उनका नंबर उसमें बढ़ता है। मींस हमने पढ़ा था टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है और उस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, रेता नलिकाएं होती हैं। उन्हीं रेता नलिकाओं में यह स्पर्म का निर्माण होता है। तो उन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो डिवाइड होके स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। डिवाइड होने से उनमें विभाजन होता है जिससे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। ये देखिए, हम इस डायग्राम के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस को समझते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का ये जो डायग्राम है, ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाएगा। और सेम इसी ही तरह का डायग्राम हम पढ़ेंगे oogenesis में, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं ये पीजीसी मीन्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं 2n क्या है? यहाँ पर 2n है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों का जो डिप्लॉयड नंबर है, यानी गुणसूत्र यहाँ पर द्विगुणित होते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनका हाफ कहें, अगर n कहें तो n इज इक्वल्स टू 23 और 2n इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ है 2n, यानी यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। आपको ये 2n और n इनको भी ध्यान देना है, इनको भी अच्छे से समझना है। कहाँ पर 2n यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और कहाँ पर n मीन्स हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। हैप्लॉयड अगुणित और डिप्लॉयड द्विगुणित। तो पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इसमें यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इससे बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। हमने कल भी बात की थी, स्पर्मेटोगोनिया से आगे की स्टेजेस चलती हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये इनमें डिवीजन होता है और ये डिवीजन कौन सा हो रहा है? यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितना क्रोमोसोम्स का नंबर पहले प्रेजेंट होता है, डिवीजन के बाद भी उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और ये अनेक स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अनेक स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर 2n का 2n ही है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज मीन्स यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेज आती है स्पर्मेटोजेनेसिस में वो है ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था।
ये देखें आप, ये है ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में आप देख रहे हैं ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, एक स्पर्मेटोगोनिया सॉरी, एक ये वाला जो स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रोथ फेज में एंटर करता है। यहाँ पर हम एक के द्वारा समझ रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि केवल एक स्पर्मेटोगोनिया ही ग्रोथ फेज में एंटर करता है। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं, जिससे बहुत सारे स्पर्म का ही निर्माण होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म। हम एक के द्वारा इसको समझते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है, और ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी जो जब ग्रोथ होती है तो स्पर्मेटोगोनिया नियर अबाउट डबल हो जाता है, साइज में, वॉल्यूम में डबल हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ फेज में एंटर करता है तो ग्रोथ होने के बाद उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है ग्रोथ फेज होने के बाद। अब नेक्स्ट जो फेज है उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉन एज मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। इस परिपक्वन प्रावस्था में दो डिवीजन होते हैं, दैट इज मियोसिस इसमें होता है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो देखें कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो ग्रोथ फेज तक 2n ही रहता है, मीन्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर द्विगुणित ही हैं। ग्रोथ फेज के बाद जो परिपक्वन प्रावस्था है, मैच्योरेशन फेज है, यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो मियोसिस है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ है 2n और यहाँ है n, मीन्स क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो गया है। ये यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होने के बाद प्राप्त होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप जानते होंगे, आपने स्टडी किया है मियोसिस और माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें 2 बार डिवीजन होता है। फर्स्ट जो डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, यानी उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। जो दूसरा डिवीजन होता है दैट इज़ मियोसिस सेकेंड, इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने से यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स अगुणित होते हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होने से प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, तो ये कहलाते हैं यहाँ स्पर्मेटिड्स। और आप देख रहे हैं स्पर्मेटिड्स में भी क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है, 2n का यहाँ पर n रह गया है। अब इससे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, यहाँ ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होता है, ये आप डायग्राम में देख के बता सकते हैं। लेकिन आपको माइंड में ध्यान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कंप्लीट डायग्राम बनाने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आपको माइंड में होना चाहिए कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्म का निर्माण हो रहा है। तो एक यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और उससे कितने स्पर्म, 4 स्पर्म का निर्माण होता है। अगर हम यूँ कहें कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्म का निर्माण हो रहा है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस डायग्राम को आप इसके लिए अच्छे से समझें। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट इसकी स्टेज है यहाँ, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। स्पर्मियोजेनेसिस
आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंप्लीट स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस ओनली इतना सा पार्ट, ये देख रहे हैं आप यहाँ, ओनली इतना सा पार्ट कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं जो स्पर्मेटिड है वो नॉन मोटाइल है, स्पर्मेटिड में कोई टेल नहीं है, कोई अलग से हेड नहीं है, इसलिए जो स्पर्मेटिड होता है वो चल नहीं सकता। तो स्पर्मेटिड में जब हेड एंड टेल इसमें अटैच होते हैं, इसका मॉडिफिकेशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, उस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट ये है ग्रोथ फेज जो हमने अभी पढ़ा, आप इसको देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं एक बार आपको हिंदी में इसको बता देती हूँ, फिर आप एज इट इज़ इसके नोट्स बना लीजिए। तो ग्रोथ फेज में एक जो स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रोथ फेज में प्रवेश करता है, और ग्रोथ उसकी कंप्लीट होने के बाद उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें द्विगुणित क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज, जिसकी हमने अभी बात की है। मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करता है, और इस परिपक्वन प्रावस्था में मैच्योरेशन फेज में दो विभाजन होते हैं, दैट इज अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो उस दौरान जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। फिर लास्ट जो स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मैंने अभी आपको बताया, जो स्पर्मेटिड्स हैं उनसे स्पर्म का निर्माण या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और इस स्पर्मियोजेनेसिस में दो मुख्य परिवर्तन होते हैं, यानी उसके हेड का निर्माण, सिर का निर्माण और टेल का निर्माण होता है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। फर्स्ट हम देखते हैं कि उसके स्पर्म के हेड का निर्माण कैसे कैसे होता है। और स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अग्र सिरे पर एक्रोसोम पाया जाता है, जो मिलकर के स्पर्म के हेड का निर्माण करते हैं। ये देख रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में आगे हम देखेंगे, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस, ये आप देख रहे हैं, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, ताकि ये जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर प्रवेश कर सके फर्टिलाइजेशन के दौरान, निषेचन के दौरान। तो ये जो कंप्लीट डायग्राम है ये स्पर्म के हेड के निर्माण को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, स्पर्म के हेड के निर्माण को। तो ये है यहाँ न्यूक्लियस, और स्पर्म के न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। तो स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। अब इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बनते हैं, कणिकाएँ बनती हैं, फिर इनसे ये और इसका डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का, और यहाँ ये एक्रोसोमल वेसिकल बन गया है। एक्रोसोमल
वेसिकल बन गया है और इस एक्रोसोमल वेसिकल से फिर ये एक्रोसोम का निर्माण होता है और ये मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस एक्रोसोम में हायालुरोनाइडेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जो अंडाणु की झिल्लियों को तोड़ने का काम करता है ताकि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। और फिर चेंजेस इन न्यूक्लियस मीन्स स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान न्यूक्लियस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस क्यों होने होते हैं, क्योंकि स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसको चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचना होता है। इसके लिए स्पर्म को मोटाइल होना आवश्यक होता है, प्लस उसका जो वेट है वो भी बहुत कम होना चाहिए। तो वेट कम करने के लिए जो स्पर्म के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजनरेट होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो भी श्रिंक हो जाता है, उसके अंदर जो जल उपस्थित होता है वो जल बाहर निकल जाता है। और इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो भी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे वो फैले हुए नहीं रहते, वो एक जगह कंडेंस्ड हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा, स्पर्म के न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो भी राउंड से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। मीन्स वो स्ट्रक्चर जो है वो लंबा हो जाता है। अब लंबा क्यों हो जाता है, ताकि उसको गमन में आसानी रहे। तो इसके लिए स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेटेड हो जाता है और नैरो यानी संकीर्ण हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर बड़े एरिए से छोटे एरिए में वो आ जाता है ताकि उसको लोकोमोशन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होए। और ये तो हम जानते ही एक बड़ा स्ट्रक्चर है उसको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बजाय कि एक नैरो या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर वो है वो आसानी से लोकोमोशन कर सकता है। और ये हमने पढ़ ही लिया कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है और एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं। दूसरा है इसमें जो डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। हम जानते हैं कि सेल के अंदर ये सारे कोशिकांग हैं, जैसे सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये सारे भी स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्पर्म भी एक सेल होती है, कोशिका होती है। तो इस स्पर्म की जो डिस्टल सेंट्रियोल हैं, दूरस्थ तारकाएं हैं, उनसे एक्सियल फिलामेंट बनते हैं और एक्सियल फिलामेंट जो हैं वो स्पर्म की टेल बनाने का कार्य करते हैं, जो फ्लैजेला का एक भाग होती हैं, क्योंकि फ्लैजेला से ही स्पर्म की टेल का निर्माण होता है। तो फ्लैजेला के अंदर जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं वो इस डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होता है, जिसमें हेड और टेल का निर्माण स्पर्मेटिड्स में होता है, और वो स्पर्मेटिड्स जिसमें हेड और टेल का निर्माण हो जाता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट स्पर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, इसकी तीनों स्टेजेस को अच्छे से समझें, क्योंकि आगे हम oogenesis पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। That's all for today, dear students. Thank you.